Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 4, moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ऑस्टेट का ऑब्जर्वेशन, उसके ऊपर से कंक्लूजन निकाला था कि कोई करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट फॉर्मूले देखे, उनके स्टेट वायर के वजह से, फिर करंट कैरिंग लूप या तो कोई रिंग की बात की थी हमने। फिर उसके बाद एम्पियर सर्किट और लॉ पढ़ा, एम्पियर सर्किट और लॉ के बाद में हमने फोर्स पढ़े थे। फोर्स के अंदर भी क्या देखा था कि कोई मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा। उसके डिफरेंट केसेस देखे। बाद में हमने कोई करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर कंबाइन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कंबाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉम्बिनेशन से जो फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, ओके, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, फिर दो पैरेलल वायर को, करंट कैरिंग वायर को साथ में रखे तो दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का नेचर क्या होगा, एट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, कोई एक लूप है हमारे पास जिसके अंदर हमें करंट पास करवाना है, मतलब करंट कैरिंग लूप है। उस करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा फील्ड जिसमें चेंज ना होता वो, तो वैसे फील्ड के अंदर हमें लूप को रखना है। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज, ओके, एक क्लोज सरफेस होता है। तो ऐसा एक क्लोज लूप लेना है, मतलब में जो आपका क्या हो, क्लोज लूप, इसको कॉइल भी बोल सकते हो। तो ऐसे क्लोज लूप को आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है और उस लूप के ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि फोर्स के ऊपर से ही आप टॉर्क निकाल सकते हो। टॉर्क क्या है, तो कि आर क्रॉस एफ, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड, दो फोर्स लगते हैं टॉर्क के लिए। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कहाँ कौन से पार्ट में फोर्स लगेंगे, कौन से डायरेक्शन में लगेंगे, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, इंपॉर्टेंट थियरी है, 3 या 2 मार्क्स के अंदर मतलब आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके ऊपर से आप गैल्वेनोमीटर समझ सकते हो। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है और ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए अगला जो वीडियो था, मतलब प्रीवियस जो वीडियो था, वो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें हमने करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकाला था। तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर का फोर्स आपको निकालना आ जाएगा तो आप टॉर्क फाइंड करना ईजिली कर सकते हो। ओके, तो चलो टॉर्क फाइंड करते हैं। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि फोर्स तभी लगेगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट कैरिंग लूप के ऊपर फोर्स तभी लगेगा जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना, वो भी यूनिफॉर्म। तो हमें क्या करना है, 2 बार मैग्नेट लेने या तो 2 मैग्नेट लेने हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये 2 मैग्नेट के पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट होता था पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की जो एरो से दिखाया हुआ है। ओके, और इसके अंदर मैंने ऐसे पैरेलली क्या रखा है, जो अपना मान लो कि ये मेरे पास लूप है तो ये मैग्नेट है तो उसके अंदर मैंने ऐसे रखा हुआ है। ओके, तो एरिया वेक्टर ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। ओके, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, मतलब मैं एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे ऐसे रखा है। आपको कंसीडर करना है कि ये लूप ऐसे है। ओके, 3D में हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, आपको सपोज करना है कि ये वाला जो पार्ट है वो ये है, मतलब मैं जो लेबलिंग मैंने किया है तो ए, यहाँ पे देखो लेबलिंग कर दिए तो ये आपका ए पार्ट होगा, ये आपका ए टर्म बी और ये सी, ए बी सी और डी। तो ये लूप के मैंने लेबलिंग कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका ए डी, ये वाला पार्ट होगा आपका बी ए बी, ये ए डी, ये बी ए या तो ए बी, और ये आपका बी सी पार्ट और ये सी डी पार्ट। ओके, ये सी डी पार्ट ये वाला है, ये बी ए पार्ट ये है और ये ए डी और ये बी सी पार्ट है। ओके, ऐसा आपका लूप रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मान लो कि बी जितनी है। ओके, अभी यहाँ पे हम थोड़ा लेंथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ मान लो कि ए बी है, उसके पैरेलल देखो ए बी जितना ही यहाँ पे क्या है, सी डी है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी, और उसकी लेंथ ले लेते हैं, ये पार्ट की लेंथ हम ले लेते हैं स्मॉल एल, और ए डी इक्वल्स टू
ये BC होगा और ये लूप जो है मतलब ये छोटा सा गैप है ये नेग्लिजिबल है, छोटा सा है, ओके, एकदम से टच नहीं है लेकिन छोटा सा है, आपको इजीली दिखे इसलिए मैंने थोड़ी गैप रखी यहाँ पे, ओके। तो AD की इक्वल्स टू क्या होगा, BC होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू AD। और वो क्या है, तो कि ये जो पार्ट का जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में ये लेंथ ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो ये लेंथ हमने L में टर्म में लिया और ब्रेथ है उसको B के टर्म में दिखाया। क्लियर इतना? अभी देखो कि इसमें करंट पास करवा रहे हैं, करंट I जितना पास करा रहा है इसमें, ओके। ये करंट कैरिंग लूप होना चाहिए। ऐसे ही हम वहाँ पे कॉइल रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब करंट कैरिंग लूप होगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और कौन से पार्ट पे फोर्स लगेगा वही हमें यहाँ पे देखना है, ओके। तो चलो यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं AD और BC पार्ट, क्योंकि ये दोनों सिमिलर पार्ट है। तो चलो यहाँ पे पहले निकाल दें BC एंड AD पार्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो स्टूडेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, जब कोई करंट कैरिंग वायर को या तो करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, वो था आपका F वेक्टर इक्वल्स टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। स्टूडेंट IL वेक्टर क्या है, तो IL वेक्टर करंट एलिमेंट है, B वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा था, फोर्स दे रहा था। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये फॉर्मूला प्रूव किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा, डायरेक्ट ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको देखना है, ओके, उसके बाद ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये आपको टॉर्क फाइंड करना है, तो टॉर्क के लिए फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, और फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पे लगता है उसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिराइव किया हुआ, ओके, क्लियर। तो ये फोर्स आया। अभी इस फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिखे तो F इक्वल्स टू IL B साइन थीटा लिख सकते हैं, ओके। थीटा किसके बीच का एंगल, करंट एलिमेंट IL और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है। तो स्टूडेंट इसमें डिफरेंट देखो हमारे पास पार्ट है, एक तो BC पार्ट और एक AD पार्ट है। तो चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं AD पार्ट के लिए, ओके। फॉर AD पार्ट, तो स्टूडेंट AD पार्ट के लिए चलो फोर्स का फॉर्मूला डाल देते, उसको F1 बोल देते। चलो F1 इक्वल्स टू I, और लेंथ की जगह पे देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये जो हमने बोला वो कितना है, B जितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं IB, लेंथ अपना B जितना है, BB साइन थीटा, ओके। अभी यहाँ पे IB वेक्टर और B के बीच का एंगल कितना होगा, देखो करंट इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है नेगेटिव एक्स के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स में है। तो यहाँ पे ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, इसको माइनस ले लेता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा आपका कितना बनेगा, थीटा आपका कितना बनेगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल, यहाँ पे माइनस दिखा है, तो थीटा आपका 180, ओके। साइन 180 कितना होगा, 0, तो F1 आपका कितना आएगा, 0 पहले केस में, क्लियर। अभी सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस है आपका BC वायर के लिए। तो फॉर BC पार्ट, तो BC पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, चलो F2 ले लेते हैं, F2 I स्मॉल b साइन थीटा। अब ये थीटा किसके बीच में, IBB और B के बीच का एंगल है, तो IB जो है, IBB है वो आपका करंट एलिमेंट है वो, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों पैरेलल। देखो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ये ब्रांच के अंदर, ये जो पार्ट के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो यहाँ पे थीटा बनेगा आपका 0, पैरेलल है तो। और साइन 0 क्या होता है, F2 इक्वल्स टू IBB साइन 0, साइन 0 0, तो आपका F2 क्या आएगा, 0। मतलब में ये BC और AD पार्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो चलो किसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, AB के ऊपर या DC के ऊपर, तो वो चलो कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो अभी निकालते हैं हम AB और CD ब्रांच की बात करते हैं, उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला है अपने पास यही वाला, स्केलर फॉर्म में ही लिखे, F इक्वल्स टू IL B साइन थीटा, ओके। अभी निकालते हैं फॉर AB पार्ट, ये तो AB ब्रांच, तो AB ब्रांच के लिए फोर्स निकाल दे तो उसको बोल देते हैं F1, AB ब्रांच के लिए। तो F1 इक्वल्स टू I, और ये लेंथ तो L ही है, तो IL B साइन
ओके। और एंगल क्या बनेगा, देखो यहाँ पे करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दिखा भी देते हैं चलो कि फॉर ए बी पार्ट के लिए आई एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा आपका 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री है, तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला F1 इक्वल्स आप लिख सकते हो आई एल बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F1 इक्वल्स टू आई एल बी। ओके, ये आपका फोर्स आया, ए बी पार्ट के ऊपर फोर्स लगेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ओके वो भी हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, करंट एलिमेंट इस तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो हमें पता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास 3 ट्रिक थे। फर्स्ट था अपने पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड था राइट हैंड पाम रूल, थर्ड था आई-10 ट्रिक। ओके, स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो ईजीएस्ट वे में निकाल दे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर देते। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते थे स्टूडेंट, पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते थे। पहले तो देखो कि फिंगर को ऐसे रखना है, तीनों फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर सेट करना है एक दूसरे के, कैसे हो 90 डिग्री पर वैसे सेट किया हमने। फिर देखना है कि ये अपना क्या है, तो हमें याद नहीं कि ये कौन सी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स की, याद नहीं तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक शॉर्टकट बनाया था। क्या बनाया था, तो कि घर में बड़ा कौन होता है, फादर, फिर कौन आता है मदर, फिर कौन आता है चिल्ड्रन। तो फादर मदर चिल्ड्रन करके याद रखे थे। फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चिल्ड्रन मतलब करंट की डायरेक्शन। ओके, तो ये मिल गया आपको फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो पहले आपको सेट क्या करना है स्टूडेंट, पहले आपको सेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह पे देखो एक्स के अंदर, करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, क्योंकि यह मैंने लूप को कैसे दिखाया आपको, लूप आपका ऐसे है, ये लूप आपका ऐसे है। तो उस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ये एरो अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा। क्लियर, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड में। ओके, तो ये फोर्स कहाँ पे आया आपका, डाउनवर्ड। ओके, क्लियर। अभी चलो फॉर कौन सी ब्रांच के लिए, CD ब्रांच के लिए, CD पार्ट। तो CD पार्ट के लिए हम ले लेते हैं F2। पहले तो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल कितना है, देखो करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर ही है। तो IL वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा आपका कितना 90, तो उस केस में आपका F2 इक्वल्स टू ILB साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आपके पास ILB आ गया डायरेक्ट। ओके, अभी देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो करंट इसमें बाहर आ रहा है, ये वाली ब्रांच में करंट अंदर जा रहा था, ये वाली ब्रांच में इस तरफ जा रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ओके, इसमें ऐसे जा रहा है, ये वाले में ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, फिर ये ऐसे। क्लियर, तो इसमें अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है। तो पहले आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को सेट करना है। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया। फिर क्या करना है आपको, करंट की डायरेक्शन को सेट करना है। करंट की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ ही इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अंदर, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा आपका अपवर्ड। ओके, क्लियर। तो चलो फोर्स मिल गया आपको, F1 F2 मिल गए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन, एक डाउनवर्ड में है, एक और अपवर्ड में है। तो क्या ये दोनों अपनी इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्या ये दोनों कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, वो चेक करते हैं। चलो कोलिनियर और या नॉन कोलिनियर वो देखते हैं। ओके, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। तो लीनियर है या कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, वो चेक करते हैं। स्टूडेंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपका फोर्स लगने का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या हो, एक ही जगह पे हो। देखो कि मैं एक फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ और एक फोर्स ऊपर की तरफ, तो देखो यहाँ पे मैं दोनों फोर्स एक ही पॉइंट के ऊपर लगा रहा हूँ, डाउनवर्ड और
अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो एक ही पॉइंट हो, तो उस केस में वो फोर्स कैसा हो, वो जो फोर्स लगेगी वो कैसे होगा, कॉलिनियर। फॉर एग्जांपल मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं खींच रहा हूँ, तो एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, एक फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, दोनों फोर्स एक ही लाइन के अंदर है, ओके, एक ही लाइन के अंदर अपोजिट मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या हुए, कोलिनियर है, ओके। लेकिन देखो यहाँ पे जो दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इससे, दूसरा फोर्स यहाँ पे लगेगा डाउनवर्ड में, तो इस केस में तो ये क्या हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो अलग अलग है, ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो अलग अलग है, तो उस केस में क्या होगा, ये रोटेट होगा, ओके, ये कपल फोर्स क्रिएट करेंगे। कैसे, तो देखो एक फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे रोटेट होगा, क्योंकि एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड में, इससे रोटेट होगा। देखो क्लियरली देखो, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऊपर लेके जाएगा, डाउनवर्ड में उसको नीचे ले जाएगा, तो ये रोटेट करेगा। तो रोटेशन के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, मतलब यहाँ पे टॉर्क लग रहा है तभी तो रोटेट हो रहा है ये अपना लूप, ओके। तो ये दो फोर्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कपल क्रिएट कर रहे हैं, कपल फोर्स, और कपल फोर्स को ही तो हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो बस यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, ये कोलिनियर नहीं है, यहाँ पे नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर है मतलब मैं देखो एक फोर्स, यही ब्रांच को यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है इसलिए, चलो ये जो मैंने यहाँ पे लूप ड्रॉ किया उसको यहाँ पे ऐसे दिखा दे, चलो ये आपका, ये पॉइंट आपका, ये बाहर की तरफ ऐसा सपोज करना है आपको, ओके, ये लूप को ऐसा रखा है, ये लूप को ऐसा रखा है, मतलब ये जो साइड है वो कौन सी, ए बी है, ये जो है ना ये आपका ए बी है, ओके। ये ए बी के अंदर करंट कहाँ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं उसको क्रॉस से दिखाता हूँ, ये ए बी वाला जो पार्ट है ये ए बी है, ओके। तो ए बी के अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और ये पार्ट है ये आपका सी डी है, उसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, उसको डॉट से दिखा रहा हूँ, ये करंट को दिखा रहा हूँ, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ओके, ये आपका ए बी मैंने ड्रॉ किया, वहाँ पे जो करंट अंदर की तरफ दिखा रहा है, ओके, और सी डी जो है वो करंट बाहर आ रहा है, इसलिए मैंने डॉट से दिखाया है। और ये क्या है, तो कि बी सी और ए डी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका बी सी इक्वल्स टू ए डी, ओके, इतना डिस्टेंस बी सी इक्वल टू ए डी, और ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बी जितना, तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, b/2, ये भी कितना होगा, b/2, क्लियर। अभी स्टूडेंट ए बी जो ब्रांच है उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड में, तो चलो फोर्स भी दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, चलो दूसरा कलर का चॉक ले लेते हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में, ये आपका F1, यहाँ पे फोर्स लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोला है हमने F2, ओके, क्लियर। अभी देखो ये फोर्स इसको क्या कराएगा, रोटेट कराएगा इस तरफ, इसको इस तरफ रोटेट कराएगा, यहाँ पे देखो एक फोर्स डाउनवर्ड में, एक फोर्स अपवर्ड में, तो ऐसे रोटेट कराएगा, और रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन देखो, ऐसे रोटेशन की डायरेक्शन एक ही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे F1 और F2 की वजह से जो टॉर्क क्रिएट होगा वो क्या होगा, आपका ऐड होगा, ओके, टोटल टॉर्क आपका टाउ क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, क्लियर। तो टाउ फाइंड करना है आपको, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, R क्रॉस F, ये फॉर्मूला आपके पास, R क्रॉस F में R हम साइन क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो एक से लिख सकते हैं RF साइन थीटा। तो स्टूडेंट R साइन थीटा क्या था, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, ये R साइन थीटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। तो हमें यहाँ पे F तो है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कि ये आपका इसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो एक फोर्स और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। फोर्स से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, सिमिलर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, क्लियर। तो टॉर्क यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, टाव इक्वल्स टू, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, टाव इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2,
पहला टॉर्क F1 की वजह से, दूसरा टॉर्क किसके वजह से, F2 की वजह से। तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें टाउ इक्वल्स टू R1 साइन थीटा F1 प्लस R2 साइन थीटा F2। क्लियर। और R1 साइन थीटा और R2 साइन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये R1 साइन थीटा है और ये आपका R2 साइन थीटा है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा B/2 R1 साइन थीटा 1 की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, और प्लस F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू ILB, यहाँ पे लिख सकते हैं ILB प्लस B/2 ILB। ओके, तो ये आपका रिजल्टेंट जो टॉर्क है वो क्या आएगा, तो क्या IL स्मॉल b कैपिटल B। ओके, ये आपका रिजल्टेंट टॉर्क आया। अभी स्टूडेंट इसमें ILB क्या दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या देगा, एरिया देगा। तो आप लिख सकते हो टॉर्क इक्वल्स टू IAB, आपका टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। क्लियर। तो ये रेक्टेंगुलर जो लूप है उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना आया, तो क्या IAB। लेकिन स्टूडेंट ये जो लूप है मान लो कि n नंबर ऑफ टर्न से बनाओ, जैसे इसके ऊपर डिफरेंट वायर लगाए हो, ओके, ऐसे वायर का वाउंड क्या हो, मतलब मैं n नंबर ऑफ टर्न से अपना लूप बनाओ, तो आपको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा टाउ इक्वल्स टू NIAB। ओके, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें स्पेशल कैसे देखते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, अभी हम एक स्पेशल केस देखते हैं। ये वाले केस में अपना जो लूप था वो लूप कैसा था, इसे पैरेलल था, मतलब मैं जो लूप का एरिया वेक्टर था वो एरिया वेक्टर कैसा था, तो कि एरिया वेक्टर फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, मतलब मैं लूप ऐसे रखा था। लेकिन लूप के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, ऐसे थीटा पे आ जाएगा। तो थीटा वाले केस के ऊपर फॉर्मूला ये नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली जब अपना लूप है ऐसा पैरेलल रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लूप और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रखे होंगे तभी ये एप्लीकेबल है। लेकिन कुछ एंगल पे रखा होगा तब आपको दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो वही हम केस यहाँ पे देखेंगे। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर मान लो कि कुछ एंगल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये अपना लूप ले लेते हैं। ओके, ये आपका लूप ऐसे रखा हुआ है, चलो बहुत बड़ा लूप दिख रहा है, मोबाइल को रख के देखते हैं। ये आपका लूप है, चलो ये लूप को ऐसे रखा है। ओके, पहले ऐसे था, ये आपका जो लूप था रेक्टेंगुलर लूप, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे रखा था। अभी आपको कैसे रखना है, ऐसे रखना है, कुछ एंगल के ऊपर रखना है। तो क्या इफेक्ट आएगी वो देखते हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं इसको, ये लूप को ऐसे। क्लियर। ये लूप का कौन सा साइड है, ये लूप के पॉइंट ले लेते हैं। चलो ये लूप में हमारा जो लूप था ना वही ले लेते हैं। ये आपका AB वाला पोर्शन और ये आपका कौन सा था पोर्शन यहाँ पे, AB और ये CD वाला पार्ट। ओके, मतलब में आप लूप को देखोगे तो ये AB है और ये CD है। तो लूप को ऐसे रखा है, तो यहाँ से ये CD वाला अंदर की तरफ जा रहा है और ये वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, सॉरी AB वाला अंदर की तरफ और CD वाला ये पॉइंट होगा, और ये जो होगा पूरा क्या होगा AB, सॉरी ये पूरा आपका क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है वो BC और AD। क्लियर। अभी यहाँ पे ये जो लूप है, ओके, ये जो लूप है ऐसे रखा हुआ है लूप, तो ये लूप का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ओके, लूप मान लो कि ये मेरे पास प्लेन है, तो प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी ये लूप के साथ कैसा रखा था, पहले मैग्नेटिक फील्ड लूप, मैग्नेटिक फील्ड और लूप कैसे पैरेलल थे, तब एरिया वेक्टर ऐसे था, नॉर्मल था, 90 डिग्री था। अभी उसको हम ऐसे रख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर कितने एंगल, कुछ थीटा पे आएगा, कुछ एंगल पे आएगा। तो वो केस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कुछ बना रहा है, ये इसका एरिया वेक्टर है। ओके, ये एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। क्लियर। टेक्स्ट बुक में शॉर्ट में दिया है, मैं आपको पूरा क्लियर यहाँ पे समझाऊंगा, तो अच्छे से देखो यहाँ पे कि ये एंगल कैसा है, थीटा एंगल बना है,
किसके साथ, एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है। अभी एरिया, ये प्लेन आपका ऐसा था तो एरिया वेक्टर इस तरफ, प्लेन आपका इस तरफ होगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल बनाया थीटा। ओके, ये डिस्टेंस है। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका कितना होगा, ये टोटल जो डिस्टेंस है आपका b जितना होगा, टोटल b है तो ये मिड पोजीशन से ये कितना हो जाएगा b/2। ओके, ये भी कितना हो जाएगा b/2, वही है, उसको थोड़ा मैंने एंगल पे रखा है। अभी स्टूडेंट देखो कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये थीटा हुआ तो ये कितना होना चाहिए, बोलो तो 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल। सिमिलर ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 90 है। ओके, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल 90 था, ये हमने थीटा लिया तो ये एंगल 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये आपका कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल बोलो तो कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। क्लियर। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है तो कि टॉर्क फाइंड करना है। तो ये वाले पॉइंट पे ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में F1 और ये वाले पॉइंट पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड में F2। जो वो वाला पार्ट है उसको कितने पे रखा है 90 डिग्री पे हमने रखा। अभी स्टूडेंट टॉर्क के लिए फॉर्मूला था टॉर्क टाग इक्वल्स टू r sin थीटा इंटू एफ। या r sin थीटा क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे दो टॉर्क लगेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये वाला, ये डिस्टेंस है, इसमें ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेबलिंग कर देते हैं। चलो लेबलिंग के लिए ये वाला जो पॉइंट है उसको नेम देते हैं, ये वाला यहाँ से चालू करते हैं, इसको नेम देते हैं P, इसको नेम देते हैं Q और सेंटर को देते हैं O। तो ये आपका आ जाएगा कौन सा P डैश और ये आपका हो जाएगा Q डैश। ओके, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, मतलब ओ क्यू डैश और ओ क्यू निकालना है। ओके, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो टाउ इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा r1 साइन थीटा 1, सॉरी r1 साइन थीटा f1 प्लस r2 साइन थीटा f2, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला वैसे ही। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फर्स्ट केस में कितना है तो क्या ओ क्यू जितना है, सॉरी ये फर्स्ट केस अपना ये F1 वाला ये है ना, तो F1 वाले में ओ क्यू डैश जितना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू ओ क्यू डैश F1 प्लस यहाँ पे ओ क्यू F2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ दो फोर्स के, ये फोर्स अपना ये है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। ओके, यहाँ का फोर्स ये है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। तो ओ क्यू और ओ क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे ओ क्यू की वैल्यू निकालना है तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ये ओ क्यू निकालना है तो ट्राइंगल है आपका ओ पी क्यू। उसमें हमें ये साइड निकालनी है, ये साइड कैसी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल्स टू होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट ओ क्यू है, ओ क्यू, हाइपोटेनियस क्या है आपका ओ पी। और चलो थीटा भी कितना है यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ओ क्यू फाइंड करना है और ओ पी आपका कितना है b/2। ओके, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ क्यू इक्वल्स टू b/2 इंटू साइन थीटा, ये आपका ओ क्यू आया। सिमिलर कौन सा ट्राइंगल, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा है ओ क्यू डैश पी डैश में आपको निकालना है कोस थीटा ही अप्लाई करोगे। कोस थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे ओ क्यू डे, मतलब एडजेसेंट बाय हाइपो। तो कोस 90 माइनस थीटा, इसमें भी एंगल कितना है देखो 90 माइनस थीटा, एडजेसेंट है आपका ओ क्यू डैश, ये ओ क्यू डैश और ये आएगा आपका b/2, हाइपोटेनियस b/2। चलो तो ओ क्यू डैश इक्वल्स टू b/2 साइन थीटा, साइन कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। ये दोनों वैल्यू पुट करोगे ये वाले इक्वेशन में तो टाव इक्वल्स टू आपका इक्वेशन बनेगा टाव इक्वल्स टू b/2 एक मिनट है स्टूडेंट यहाँ पे, हाँ चलो बराबर ये b/2 साइन थीटा
इंटू F1 प्लस b/2 साइन थीटा इंटू क्या है F2। चलो F1 F2 की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल दी। क्या था F1 की वैल्यू ILB और F2 की वैल्यू भी ILB। तो टाव इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला देखो यहाँ पे b/2 साइन थीटा ILB प्लस b/2 साइन थीटा ILB। तो रिजल्टेंट टॉर्क आपका आएगा टाव इक्वल्स टू ILB स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। ओके, ये रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा। क्लियर? ओके, और फॉर n टर्न्स के लिए निकाले तो टाव इक्वल्स टू NIL क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। LB होगा एरिया, मतलब IAB साइन थीटा, और n टर्न्स के लिए NIAB साइन थीटा। ये आपका टॉर्क का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट पहले केस में आपका ये आपका रिजल्टेंट फार्मूला है, मेन फार्मूला। क्योंकि देखो एंगल आपको कोई भी दे तो आप इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, इजीली आंसर निकाल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट देखो कि आप इसमें ये वाला केस में देखो तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना था, 90 डिग्री था फील्ड के साथ, तो उसमें आपका आंसर sin 91 हो जाता। तो आंसर तो ये आता NIAB वाला। ओके, तो आपका मेन फार्मूला ये है। तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ, मैंने यहाँ पे आपको पूरा D2 मतलब जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें सब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, तो उसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, चलो एक इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात भी कर लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है चेक करते थे। चलो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। अभी स्टूडेंट हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आया, ये वाला टॉर्क टाव इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आया। अभी स्टूडेंट यहाँ पे NIA जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो M है उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका, चैप्टर नंबर 5 के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंट है उसका, उसके अंदर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे NIA है, एक स्ट्रेंथ है, उसको हम ले रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपका इक्वेशन टाव इक्वल्स टू हो जाएगा MB साइन थीटा। अभी स्टूडेंट टाव आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन थीटा निकालोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में, M और B के बीच में। तो टाव वेक्टर इक्वल्स हम लिख सकते हैं M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ। ओके, तो ये आपका फॉर थीटा एंगल के लिए हमने क्या निकाला, टॉर्क निकाला। ओके, अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद एक न्यू टर्म पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, एक न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा वो, रिवोल्यूशन क्या मतलब में इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है मतलब वो करंट है। ओके, मोशन ऑफ चार्ज, उसको ही तो हम करंट बोलते हैं। और करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो हमने मैग्नेटिक डाइपोल देखा अभी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था स्टूडेंट आपका, M इक्वल्स टू NIA। ओके, NIA आपका मैग्नेटिक डाइपोल है। तो वो डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होगा, तो कि करंट चेंज होने से चेंज होगा, टर्न्स चेंज होने से चेंज होगा, या तो एरिया चेंज होने से चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोइल था तो उसका एरिया अलग आता है, सर्कुलर होगा तो उसका एरिया अलग आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज होते जाएगा। तो चलो कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट होता है वो हम समझते हैं। ये मैं टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, उसकी डायरेक्शन भी हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट देखो कि मान लो कि आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन ये है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये जो जिस ऑर्बिटल पाथ पे मोशन कर रहा है उस ऑर्बिटल पाथ का रेडियस है r जितना। अब स्टूडेंट के जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो I इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, Q/T। करंट इक्वल्स टू क्या था, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ओके, अभी हमारा यहाँ पे चार्ज कौन सा है, I इक्वल्स टू चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन,
और उसको यहाँ से वापस यहाँ पे आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड टी जितना। ओके, इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1, ये आपका करंट आया। अभी स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे v वेलोसिटी से बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है वो चेक करना हो तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो कितनी वेलोसिटी से v वेलोसिटी और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर किया होगा तो सरकमफरेंस को हम बोलेंगे 2πr और टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड t जितना। तो टाइम पीरियड t को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2πr डिवाइडेड बाई v। ओके, ये वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट I इक्वल्स टू E बाई टी की वैल्यू क्या है 2πr अपॉन v। डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमेरेटर में, इसलिए v ऊपर चला गया वेलोसिटी। तो ये करंट आया आपके पास। ओके, अभी मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो उसको डिनोट करते हैं कैसे, उसको डिनोट करते हैं म्यू ई से, और वो फॉर्मूला क्या है NIA। आई की वैल्यू आ गई, और इलेक्ट्रॉन के लिए टर्न्स कितने होंगे, एक ही ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर रहा है, तो n इक्वल्स टू 1। ओके, n इक्वल्स टू 1 और वैल्यू डाल देते हैं, और एरिया A इक्वल्स टू कितना होगा, सर्क्यूलर है ना, ये पाथ का जो एरिया कितना होगा πr²। ओके, ये रिवॉल्विंग है जो वो कैसा है, तो कि सर्कुलर है, तो उसका एरिया कितना होगा πr²। तो म्यू ई इक्वल्स टू हम वैल्यू डाल दें, आई की वैल्यू कितनी है EV अपॉन 2πr और एरिया का वैल्यू πr²। ओके, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, पाई को पाई ने मारा, आर को आर से कट किया, तो इक्वेशन बनेगा आपका म्यू ई इक्वल्स टू EV आर बाई क्या आएगा 2। ओके, म्यू ई इक्वल्स टू EV/r बाई 2, ये अपने पास इक्वेशन आया रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं me से मल्टीप्लाई करूँ और me से डिवाइड करूँ। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूँ, तो मेरे पास इक्वेशन आएगा म्यू ई इक्वल्स टू EmEVr। ओके, ई सफिक्स में है, एम है ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पे 2me। अभी स्टूडेंट हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर ये टॉपिक पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते थे, तो वो L वेक्टर इक्वल्स टू था R क्रॉस P वेक्टर। उसको स्केलर फॉर्म में लिखे तो L इक्वल्स टू RP साइन थीटा। ओके, 90 डिग्री होता है इसलिए साइन थीटा 1, तो L इक्वल्स टू R और ये P को लिखते थे MV। तो MVR क्या दिखता है यहाँ पे, एंगुलर डाइपोल मोमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे म्यू ई इक्वल्स टू लिख सकते हो एंगुलर डाइपोल मोमेंट। ओके, ये इसके बराबर आपका क्या होगा, एंगुलर डाइपोल मोमेंट, तो EL अपॉन 2me। अभी स्टूडेंट ये जो एंगुलर डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन और जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल उसकी डायरेक्शन अलग होती है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस आता है। इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर डाइपोल मोमेंट है, ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके वजह से एंगुलर डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ मिलेगा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो अंदर की तरफ होगा। कैसे चेक करते हैं, तो R इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, ये R देखो ये है और वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, मोमेंटम भी इस तरफ भी होगा। तो हमें R क्रॉस P करना है, तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो हमें वो I18 रूल अप्लाई करना है, पहले वेक्टर के ऊपर पाम को रखो और फिंगर को बेंड करो, थंब की डायरेक्शन आपको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देगा। तो एंगुलर मोमेंटम L आपका बाहर की तरफ है, और जो माइनस लिखा है इसका मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे, अंदर की तरफ है, मतलब वो क्रॉस से दिखाया मैंने। ओके, दोनों अपोजिट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता तो दोनों एक साथ ही हो गए, मतलब दोनों बाहर की तरफ ही आते हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से वो अपोजिट में होंगे। ओके, तो ये हुआ अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। उसके पहले हमने रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लगाने वाला टॉर्क देखा। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया, अच्छे से नोट करने, इंपॉर्टेंट है। ये भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा जहाँ पे एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कशन होगा उसका। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।